अस्सलाम वालेकुम गुलचारों का माश में मेहमानदार मुसवर बलोच वती प्रोग्राम में कराची को शुमित मसारियाँ गुलचारों को हंचू के शुम जानत के मावती प्रोग्राम हमा नामदार मरदमा कराची शुमित मकारें कि आह या आहनी कहूल मरदमा कराची देम रवि हाथरा एक मजने कर दिया खुदा। नाजरीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में उन शख्सियात को आपके सामने लेके आते हैं कि जिन्होंने कराची की किसी न किसी हवाले से किसी न किसी शोबे में खिदमत की है और वो इस ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी रूट्स इस ज़मीन के साथ है और इस ज़मीन से मोहब्बत करते हैं। उनको जो है वो फ़र्जंदे कराची कहना जो है वो असल फ़र्जंदी वही हैं, उनको फ़र्जंदे कराची ही कहना चाहिए। हमारे जो आज के मेहमान हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। मैं ख़ुसूसन जो है ना नौजवानों से कहूँगा कि बिल्कुल कैमरे के सामने से बिल्कुल नहीं हटिएगा, टीवी के सामने से पूरा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आज बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मुबस्सिर भी हैं, इन्होंने मतलब बहुत सारे फ़िल्मों की कमेंट्री भी लिखी। आजकल भी जो है ना कभी कभी कोई ना कोई रिव्यू लिखते हैं किसी भी बुक पर, किसी भी किताब पर, शायरी की किताब हो, अफसाने की किताब हो, कुछ ना कुछ जो है वो ये लिखते रहते हैं। लेकिन इनकी पहचान जो है वो एक बिज़नेसमैन के तौर पे है और वो बिज़नेसमैन मतलब मोबाइल का बिज़नेस जो है वो जो अवलीन लोग थे जिन्होंने यहाँ पर कराची में मोबाइल का बिज़नेस शुरू किया, उनमें से जो ये एक है। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने मैट्रिक के एम स्कूल से किया, इंटर सिंध मदरसातुल इस्लाम से किया, ग्रेजुएट भी वहीं से किया। इकनॉमिक्स में इन्होंने अपना मास्टर्स कराची यूनिवर्सिटी से किया प्राइवेट। उसके बाद फिर जो है ना वो ये कराची स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक हो गए। काफ़ी अरसा जो है वो यहाँ पर रहे, लेकिन आपको पता है कि ऐसा काम है कि जो दबाव वाला है, तो फिर घर वालों ने कहा भाई आप जो है ना वो ये काम छोड़ दो प्लीज़। फिर इन्होंने जो है ना वो स्विच किया, फिर मोबाइल के बिज़नेस में आए और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन आज ये कराची में जो है मोबाइल के एक बड़े जो है ना वो बिज़नेसमैन है कि जो जिनको आप कह सकते हैं कि जिन्होंने अवलीन बिज़नेसमैनों में ये शामिल हैं। अच्छा, फिर बहुत सारी दुनिया के जो है ना उन्होंने दौरे किए। कराची मतलब इनकी जो है ना जब भी गुफ्तगू करो तो कराची से शुरू होती है, कराची पे ख़त्म होती है। मुख्तलिफ़ फेसबुक जो के ग्रुप्स हैं जिनके अंदर जो है ना ये शामिल हैं, लिखते भी रहते हैं। कराची के मुख्तलिफ़ बिल्डिंग जानने का बहुत शौक़ है, कराची को डिस्कस करते रहते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपकी जो है ना वो सब्र का ज़्यादा पैमाना मेरे ख्याल में लिबरेज हो रहा है अभी, तो सीधे ही जाते हैं अपने मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जावेद भाई कैसे हैं आप? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, तबीयत सही है? जावेद भाई बड़ी खुशी की बात है, आपने बताया अभी ऑफ द कैमरा कि आप जो है ना वो आपका बचपन लियारी में गुजरा, इसके बारे में बताइए। जी जी, मेरी पैदाइश लियारी है। लियारी के नज़दीक एक इलाका है नयाबाद, वहाँ पर ओखाई के नाम से एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, ओखाई कम्युनिटी ने कायम की। वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई और बचपन जो है वो नयाबाद और दरियाबाद के इलाके में गुज़रा। तालीमी मदारिस भी जो मैंने तय किए तो वो KMA स्कूल ओल्ड सिटी एरिया में ही वाक़ है, खारादर के इलाके में। तो वहाँ पर हमने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा निकाला है माशाल्लाह, बलोची दोस्तों के साथ और सिंधी दोस्तों के साथ बड़ा वक्त निकला है। और शादी भी मेरी वहीं हुई, शादी तक मैं वहीं पे था। अच्छा। उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ और नए कराची में। आपका बचपन जो है, आपने बचपन में कराची को देखा, फिर लड़कपन, ठीक है, वो जो कराची था मतलब वो कैसा था? अभी मतलब तड़प होती है कि वो वक्त कहीं लौट जाए और फिर जो है ना वो उन्हीं गली महलों में, मतलब आपने कराची को बचपन में कैसा देखा, लड़कपन में कैसा देखा? खूबसूरत था, प्यारा था, पुरअमन था, दोस्ती थी, मोहब्बत थी, ऐसा कुछ था? देखें जी, मेरा जो लड़कपन था और जब होश संभाला ये 80s का एरा था। अच्छा, जो ये 10-12 साल की, 14 साल की, 15 साल की उम्र होती है वो ज़िंदगी का एक गोल्डन टाइम होता है। आप किसी 70 साल के इंसान से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि भाई हमारा जो है लड़कपन बड़ा खूबसूरत था, और आज के दौर से पूछेंगे तो वो भी। तो ये एक बड़ा खूबसूरत एरा होता है इंसान की ज़िंदगी का, और जिस एरिया में गुजारता है उससे मोहब्बत, फिर वो कहीं भी पहुंच जाए वो उसके दिल में बसा होता है। तो लियारी जो है वो मरते दम तक यहाँ पे दिल के पास ही बसा रहेगा। तो उस वक्त हमारी ज़िंदगी यही थी, हमारी कुल कायनात लियारी और इसके अतराफ़ के इलाके थे।
वहीं पे हम बड़े हुए। बहुत ही पुरसुकून माहौल था, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चे सेलफ़ोन उस वक्त होता नहीं था, अब तो सेलफ़ोन पे हर थोड़ी देर बाद बच्चों से उनकी खैरियत पूछनी पड़ती है। तो बच्चे निकल जाते थे हम दोस्तों के साथ तफरी करने के लिए करके शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में। शहर इतना ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं था, तो बड़ा सुकून था। आबादी निस्बतन आप कह सकते हैं ज़्यादा तो थी उस वक्त भी, लेकिन एक हद तक कंट्रोल में थी। इस वक्त जो कराची का सबसे बड़ा मसला है वो बेतहाशा फैली हुई आबादी है। मतलब हमारा शहर और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है जो इतनी बड़ी वॉल्यूम को। शहरी मनसूबाबंदी पे हम बात करेंगे, अभी मैं चाह रहा हूँ मैं आपके बचपन में रहूँ। आपको नॉस्टैल्जिया का शिकार जो है ना वो करते हैं। अच्छा, उस वक्त जो कराची था, जो आपके बचपन का कराची था, मतलब आखिरी हद आप क्या समझते थे कि कराची की ये भाई आखिरी हद थी, ठीक है, और मतलब उसको आप कहते थे कि ये गांव है या देहात है, शहर ये है, वो ज़रा बताइए। जी जी, ये कराची 1980 की दहाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक्सटेंड हो रहा था, ठीक है जी। ओल्ड सिटी एरिया और उससे मुंसलिक इलाके जो है वो तो अपनी जगह उनकी एक मुसलिमा अहमियत थी, लेकिन नए इलाके डेवलप हो रहे थे। गुलशन इकबाल काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा था। गुलिस्तान जौहर एक नई बस्ती थी जो उस वक्त आबादी के मराहिल तय कर रही थी। तो ये फैल रहा था शहर का फैलाव। आज तो खैर बहुत ज़्यादा शहर फैल गया है और कराची और हैदराबाद तकरीबन मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा मामला नहीं था। हमारे मेमनों की एक छोटी सी बस्ती उस वक्त आबाद हुई थी, सिद्दीकाबाद और करीमाबाद के नाम से। अच्छा। तो जो ओल्ड सिटी एरिया में हमारी ख़वातीन, उनकी आसानी के लिए करके एक सर्विस चलाई जाती थी, बस सर्विस। तो उसमें ये होता है कि जब सिद्दीकाबाद से मेमन सोसाइटी के एरिया में किसी फैमिली को आना होता था तो वो ये कह के निकलते थे कि मैं शहर जा रही हूँ। अच्छा जी, मैं शहर जा रही हूँ, मुझे शहर से काम है। तो ये शहर यही था। अच्छा, ठीक है जी, नुमाइश और इसके अतराफ़ का इलाका। मतलब वो वहाँ से जब यहाँ आते थे वो कहते थे मैं शहर जा रहा हूँ। तो ये मामला था। और अभी भी जो पुरानी हमारी औरतें हैं जिनकी 80 साल के करीब उम्र है, तो उनके ज़बानों पे वही बात चढ़ी हुई है और वो इस एरिया को शहर ही कहते हैं। अच्छा जावेद भाई, आपने मतलब लियारी तो छोड़ा, फिर शादी वादी हुई, यहाँ आ गए, सारा कुछ। अभी जो ओल्ड कराची की खुशबू है, आपको लगता है वो अभी भी वहीं मतलब उसी वो जगह पर है, खारादर या लियारी के एरियाज, या अगर आप पुराने कराची को देखना चाहें तो आप मतलब कहाँ जाते हैं जहाँ पर आपको पुराने कराची की खुशबू नज़र आए? वो कौन सी गलियाँ हैं, वो कौन सा मोहल्ला है? देखिए जी, ये जो कदीम मोहल्ले हैं, किसी भी शहर का जो असल पहचान होते हैं वो कदीम मोहल्ले होते हैं, जिसको अंदरूनी शहर कहा जाता है, ओल्ड सिटी एरिया कहा जाता है। तो हमारे कराची के जो कदीम मोहल्ले हैं, जिसमें खारादर, मीठादर, बंस रोड, सदर के अतराफ़ के जो इलाके हैं जहाँ पे हमें पुरानी इमारत 100 से 150 साल पुरानी बकसरत देखने को मिलती हैं, और फिर थोड़ा सा आगे आ जाएँ तो मेरे ख्याल में नुमाइश तक ये हद ख़त्म होती है। उसके बाद जो है फिर वो जदीद शहर का मामला शुरू हो जाता है। तो इस वक्त अगर आपको विज़िट करना हो और कराची को उसकी असल एसेंस और रूह के साथ देखना हो तो आपको ओल्ड सिटी एरिया, एम ए जिन्ना रोड पे, आई चंडीगढ़ रोड पे आपको जा बजा नज़र आएगा। एक कराची का असल हुस्न आपको नज़र आएगा। ये जो आपका जो पाकिस्तान चौक है, जी बिल्कुल, पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत। हाँ, यहाँ पर आपको पूरा ओल्ड एरिया जो ओल्ड सिटी एरिया नज़र आता है। और इस तरह आपको ये झूना मार्केट और इसके अतराफ़ की गलियाँ हैं, वहाँ पे वही पुरानी बालकनियाँ, पुरानी इमारतें हैं, और जगह जगह जर्द पत्थरों और राजस्थानी अंदाज का किया हुआ काम नज़र आता है। तो वो अलग बात है कि उनको इस तरह से प्रिजर्व नहीं किया गया, उनको इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से महफूज नहीं किया गया, लेकिन असल शहर की जो रूह है कदीम शहर की, वो तो इन्हीं इलाकों में है। इन्हीं इलाकों में। अच्छा, कौन सी, यही आप अभी इमारतों की आप कह रहे हैं प्रिजर्व नहीं किया गया, वाकई नहीं किया गया, लेकिन कौन सी कराची की ऐसी इमारतें हैं जब आप उन्हें देखते हो तो मतलब एक सहसा छा जाता है, देखते ही रह जाते हो, और आप जो है वो उन लोगों की तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते कि जिन्होंने वो शाहकार इमारतें जो है ना वो तामीर की हैं। ऐसी चंद इमारतों के ज़रा थोड़ा सा बताइए नाम। अच्छा, मैं इमारतों के तो नाम बताता हूँ, लेकिन ये सिर्फ महज इमारतें नहीं थी, ये उस ज़माने की बहुत बड़ी कम्युनिटी सर्विसेज भी थी उन इमारतों में। बड़े बड़े कॉलेजेस बने, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने जो उन्हीं कदीम इमारतों में हुए थे। बाद में उन्हें दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो जब हम उस ज़माने में 18वीं सदी के अवाखिर में 1870-75 में यहाँ पे
सही मानों में कराची में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और बड़ी जदीद इमारतें उस वक्त के हिसाब से जदीद इमारतें तो जो हमें नज़र आती हैं। जो लोग समंदर के रास्ते से कराची में इंटर होते थे तो सबसे पहले तो एक बड़ी खूबसूरत सी इमारत केपीटी बिल्डिंग उनका इस्तकबाल करती है और वहाँ से फिर सिलसिला शुरू होता है। तो सामने देवहकल, मेरीवेदर टावर, बड़ा ही खूबसूरत एक इमारत, और आप अंदर आते जाएंगे तो आपको डेंस हॉल की इमारत नज़र आएगी, बड़ी खूबसूरत इमारत है। फेरियर हॉल है, गवर्नर हाउस है, फ्लैग पाकिस्तान हाउस जो है, स्टाफ एंड फ्लैग हाउस। तो ये जा बजा ये हुस्न है बहुत ही खूबसूरत। हमारी 10 गाहें जो हैं, सिंध मदरसा इस्लाम की जो इमारत है, जो NJV, तो ये जा बजा जो है हुस्न फैला हुआ है पूरे। हाँ, बहुत ही खूबसूरत इमारत है और ये चारों तरफ जो है ये हुस्न फैला हुआ है ओल्ड सिटी एरिया में। और दुनिया भर में इस तरह की इमारत को रेवेन्यू जनरेशन का ज़रिया बनाया जाता है। वहाँ पर सकाफ़ती मरकज़ कायम किए जाते हैं, वहाँ पर थिएटर्स कायम किए जाते हैं और उनको इस तरह से प्रिजर्व करके लोगों के, सयाहों के अट्रैक्शन का बाइस बनाया जाता है कि आप एक कदीम और जदीद का मिलाप करके और उस चीज़ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन ये रेवेन्यू तो यहाँ भी शायद जनरेट होता और टूरिस्ट यहाँ पर आपको जा बजा पहले जो है वो आपको नज़र आते थे यहाँ पर कराची में फिरते हुए बहुत सारे लोग, लेकिन बीच में कोई ऐसा वक्फा आया जो जिसे हम कहते हैं कि वो एक ऐसा दौर था जिसको याद भी नहीं करना चाहिए। तो उसकी वजह से फिर ये टूरिस्ट भी जो है वो आना कम हुए और फिर बिज़नेस भी कराची से जो है ना वो शिफ्ट होना शुरू हुआ। ठीक है, अच्छा, एक तो वजह ज़्यादातर लोग यही बयान करते हैं जनाब बदअमनी वजह थी, मेन वजह बदअमनी थी। तो क्या हुकूमती कोताहियाँ भी थी कि जिसकी वजह से यहाँ का बिजनेसमैन यहाँ निकल गया यहाँ से? बिजनेसमैन की तो हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सेहत की बात करते हैं जिसका आपने जिक्र किया। तो उसकी वजह यकीनन बदअमनी थी। एक जिस दौर का आपने जिक्र किया, एक डार्क एज, तारीख दौर था कराची का और उसमें सभी मुतासिर हुए हैं। तो सेहत का शोबा भी मुतासिर हुआ और फिर एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे थोड़ा सा सकाफ़ती तौर पे घुटन का शिकार होते गए हम बतदरीज। एक वक्फा आया जब यहाँ पे पूरे मुल्क में इस्लामाइजेशन का जोर किया गया अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए करके। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब जाहिर है जब फॉरेनर यहाँ पे आएगा तो वो अपने लिबास में आएगा, शलवार कुर्ता और दुपट्टा पहन के तो नहीं आएगी उनकी खातून, और फिर उन्हें वो तफरी लवाजमात भी चाहिए होंगे जो दुनिया भर में मैसर होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए, तो सयाहत की। तो वो फिर मुमकिन नहीं रहा था यहाँ पे। ठीक है जी, और अभी भी आप देखें तो बतदरीज हम उस चीज़ से निकल रहे हैं, उस घुटनज़दा माहौल से निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी सयाहत जो है, जब बैरून मुल्क से सयाह आते हैं तो वो मजबूरन या तोहन करन हमारे लिबास पहनती हैं उनकी ख़वातीन और सर पे दुपट्टा भी लेती हैं, स्कर्ट या जीन्स पहन के वो खुलेआम नहीं घूम सकती। तो वो इन तरह की पाबंदियों का शिकार नहीं होना चाहते। तो हमारा बहुत सारा टूरिस्ट बांग्लादेश और इंडिया शिफ्ट हो गया। इंडिया तो खैर एक है ही जगह जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन पहले की एक रूट बना होता था तो अफ़गानिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये एक पूरे रूट से सयाह निकल के जाते थे और हर तरफ वहाँ पे अपनी हाज़िरी देते थे। लेकिन अब इस वक्त सिर्फ इंडिया ही एक इनका एक अट्रैक्शन रह गया, बाकी जगहों पे जो है वो इतनी इन्हें आज़ादी नहीं है। तो ये एक घुटन का मामला है। और बदअमनी की जो हमने बात की तो ये यकीनन ये 80 की दहाई के वक्त में जो एक सिलसिला शुरू हुआ है लसानी बुनियाद पर इस शहर में, और उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है इस शहर को। और आपने अपने बचपन में कभी ये नफ़रत, ये ताज्जुब, इस तरह की चीज़ें कभी देखी थी? आप देखें, मैंने आपको बता रहा हूँ कि खुशकिस्मती से मेरा बचपन उस जगह पे गुजरा, अगरचे वो कोई इतनी तरक्की याफ्ता जगह नहीं है। वहाँ पर मेहनत कश रहते हैं, मज़दूर रहते हैं, बहुत अच्छी उर्दू नहीं बोल सकते, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो जब मुझे याद है 85-86 में पूरे शहर में हंगामे होते थे, तो जिस मोहल्ले में, जिस जगह पे मैं रहता था, वहाँ पे सुकून होता था और अमन होता था। और मैं जब अखबार पढ़ता था तो मेरे लिए करके एक बड़ी तकलीफ़ दे बात होती थी। उस वक्त एक इतना ज़्यादा शऊरी इर्तिका तो नहीं हुआ था, तो मैं सोचता रहता था कि यार कोई इंसान दूसरे इंसान से महज इसलिए नफ़रत कर सकता है कि वो दूसरी ज़बान बोलता है, मतलब उसमें उसका क्या क्राइटेरिया है? अगर आप बलोची फैमिली में पैदा हुए हैं, बलोची बोलते हैं, मैं मेमनी बोलता हूँ, किसी से भी इंसान से नफ़रत और मोहब्बत करने का क्राइटेरिया तो उसकी शख्सियत होनी चाहिए, उसकी ज़िंदगी के दूसरे पहलू होने चाहिए।
मसलक की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर और ज़ुबान की बुनियाद पर नफ़रत कैसे की जा सकती है? मसलक की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर और ज़बान की बुनियाद पर नफ़रत कैसे की जा सकती है? कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ इसलिए नफ़रत कर सकता है कि वो उसकी ज़बान नहीं बोलता? बात यहीं से शुरू करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात कही जावेद भाई ने। हम फिर जो है ना वो वापस आएंगे, कहीं नहीं जाइएगा। कुलिचारू का वादे बुता गुंडे उछते उछते पद्मश में पदा सारी भी हैं है जमर